बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज। हालात व वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में सुबह की शुरुआत एनकाउंटर की खबर से ही हुई। और सुबह सुबह सरकारी ज़राया ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्वीट करके बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जुम्मागंज केरन सेक्टर में एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। सरकारी ज़राए ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि ये तीनों के तीनों मिलिटेंट पाकिस्तान के थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के जुम्मागंज, जो कुपवाड़ा के केरन और मत्सल सेक्टर के दरमियान का इलाका है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। ताहम फ़ौज ने उनको रोका, ललकारा, और जिसके बाद ये सूरत इनकाउंटर में तब्दील हुई और इस इनकाउंटर में तीनों के तीनों मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए। सरकारी ज़राया के हवाले से मालूम हुआ कि आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन की इस बिड को और ज़्यादा परखने और समझने के लिए फोर्सेस की, फ़ौज की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई थी और फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया था। और फ़ौज की ये कार्रवाई जो है मत्सल से लेकर केरन सेक्टर तक सुबह सुबह जो रात गए इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई उसको रोकने के लिए जारी थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत। लेकिन आपको नाज़रीन इधर की सूरत भी बताएं। कल एक बड़ा फैसला हुआ था JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को कल सज़ा सुनाई दी। और कल बाद दोपहर से ही श्रीनगर के मैसमा और शहर के कुछ इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा था। वो तनाव जैसी सूरत आज भी रही। मैसमा और कुछ आसपास के इलाकों में आज भी हड़ताल जैसी सूरत रही। दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्ट का अलबत्ता आना जाना था। कल की सूरत के बाद ही श्रीनगर के आसपास के इलाकों की ये सूरत थी। हालात कशीदा जैसे लग रहे थे। आपको बताएं कल यहाँ नारेबाजी भी हुई थी और पुलिस ने उस नारेबाजी के मामले में 10 के करीब नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है, जिन पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्ज़ाम भी है। श्रीनगर पुलिस ने बताया है कि कल मैसमा में सूरत ख़राब करने वालों और ख़ास तौर पर नारेबाजी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। ये सूरत हाल कल बाद दोपहर से लेकर आज सुबह तक। लेकिन कल शाम को ही आपको मालूम होगा श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चाडूरा के हशरू बडगाम के इलाके में एक टीवी फनकार, एक फनकार अमरीन बट के मारे जाने के वाक़े के बाद इलाके में तनाव था। आज भी ये तनाव था और इसी तनाव के पस मंज़र में सियासी और समाजी शख्सियात का अफसोस भी किया जाना था। कश्मीर के हालात का रोना भी रोया जा रहा था। और सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले इस पर ट्वीट करते हुए बताया कि ये कश्मीर की सूरत हाल है, सरकार दावे बड़े करती है और सरकार के दावों के बीच में ये सब सूरत हाल जो है वो है कश्मीर की, जहाँ सुबह की शुरुआत महबूबा मुफ्ती के बकौल मौत की खबर से ही आती है। महबूबा मुफ्ती ने अगरचे अमरीन वगैरह के इसमें कोई नाम नहीं लिया, ताहम महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में बताया कि ये कश्मीर अफसोस भरा कश्मीर है, जहाँ सुबह की शुरुआत जो होती हैं इस तरह के वाक़ात से होती हैं। बंदूक से लोग मारे जाते हैं और सरकार जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। लेकिन इसी महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के साथ साथ यहाँ सियासी जमातों का रद्दअमल भी आना शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान नबी डार ने इस सारे वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया और इमरान नबी डार ने इस वाक़े पर बताया कि ये हैरत की बात है, ये सब कुछ हो रहा है, अफसोस का मुकाम है। मैं सिक्योरिटी फेलियर नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है एक सिस्टमेटिक सिस्टम का फेलियर है, पॉलिसी फेलियर है, जिसकी वजह से ये हालात जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। ये सवाल हम भी जानना चाहते हैं एज ए आम सिटीजन, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि वेयर इज दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्या जो एटमॉस्फेयर जिसको बोला फ्री एटमॉस्फेयर है यहाँ पर कश्मीर में, अभी इंसान बाहर जाके ये सोच सकता है कि वो सेफ है। कल मैं कोई फिगर देख रहा था 2022 में ही अभी तक 122 किलिंग्स हैव टेकन प्लेस। मतलब ये दिखाता है कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये गवर्नमेंट को जवाब देना है कि, और वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक प्रोवाइड करनी थी गवर्नमेंट को, मुझे लगता है इमरान नबी डार बता रहे थे सरकार बताती है नॉर्मलसी है, तो कहाँ है नॉर्मलसी? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, हालात कशीदा हैं और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार। लेकिन कांग्रेस ने भी इस सारी सूरत पर वाविला किया और कांग्रेस ने भी सरकार को सामने आने का कहा है। शहरियों की मासूम हलाकतों की मजम्मत भी कांग्रेस ने की है और कांग्रेस के लीडर सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार को इन वाक़ात का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन वाक़ात का संजीदा नोट्स लेना चाहिए।
मरकजी सरकार दावे कर रही है कि 370 हटाया, यहाँ हालात सब ठीक हो गए। अगर हालात ठीक हुए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हर कोई शख्स, हर तबके का शख्स मारा जा रहा है और मरने वाला एक आम कश्मीरी है, एक इंसान मर रहा है। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी ने इस वाक़े की मजम्मत भी की और अफसोस का इजहार करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब जहाँ तक ताल्लुक है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जैसे कल कहीं पे किलिंग हुई तो उसके साथ साथ इनकाउंटर भी हो गए। आपका बारामूला हुआ, आज आपका इस साइड कुपवारा साइड में हो रहा है, साउथ कश्मीर में हो रहे हैं। तो पुलिस ग्रिड को जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो अपना काम जो है वो बखूबी निभाते हैं, लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए भी इंतजाम जो हैं वो इनको करने पड़ेंगे। और ये जो इक्का दुक्का किलिंग्स हैं, जो टारगेट किलिंग है, इसको रुकाने के लिए गवर्नर इंतजामिया को यहाँ पे साम लेनी पड़ेगी और इस पे कोई लाई अमल निकालना पड़ेगा ताकि आइंदा इनोसेंट लोगों की किलिंग्स जो है वो ना हो। ये नहीं है कि कोई माइनॉरिटी से मर रहा है, कोई मजाटी से। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी कांग्रेस लीडर बता रहे थे सरकार सामने आई, लेकिन सरकार सामने आए ये सवाल पीडीपी भी उठा रही है और पीडीपी के सीनियर लीडर सरदार हरबख्श सिंह ने भी इसी तरह के मामला बताते हुए बताया है कि हालातों का सिलसिला यहाँ रुक क्यों नहीं रहा है। सवालिया अंदाज में उसने कहा कि ऐसे हालात बने हुए हैं कि हर तबके का, हर समाज के हर तबके के लोगों को मारा जा रहा है। समाज यहाँ कश्मीर में उनके बकौल सयाहों की कश्मीर आमद अमन का कोई क्रिएटिव नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, हालात को ठीक तरह से डील भी नहीं किया जा रहा है और सिर्फ यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। सरदार हरबख्श सिंह पीडीपी के लीडर ने आज इसी तरह के बयानात का इजहार भी किया है। फेलियर तो है, देखो ये एजेंसीज हों, मैं कहूँगा जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त है तो उनको बड़ा इस पे करना पड़ेगा कि जो ये सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, एक तो होता है कि कहीं एनकाउंटर हुआ, वहाँ कोई मारा गया, एक तो होता है जो ये सिविलियन किलिंग्स हो रही है। और ये चाडोरा में अब इस हफ्ते में 10 दिन में दूसरा वाक़ा है। पहले वहाँ एक पंडित एम्प्लॉय मारा गया, इससे पहले स्कूल में 2 टीचर मारे गए और कल एक पुलिस वाला मारा गया। उसके बाद और भी बीच बीच में किलिंग्स होती हैं। सो जो सिचुएशन है इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। सिर्फ फोटो शूट्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सिर्फ जो पीस को बेचा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है न सिर्फ इन हालात की बल्कि डेवलपमेंटल इश्यूज की भी, तो वो बहुत वर्स्ट है। मानते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी बिल्कुल 100% हम उस मौके पे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, और करनी पड़ेगी बातचीत, ही एक हल है। और मैं आपको बताऊंगा, बंदूक यहाँ की हो वहां की हो, बंदूक से कोई बंदूक कोई भी हो, मरता कश्मीरी है, मरता इंसान है। सरदार हरबख्श सिंह पीडीपी के सीनियर लीडर, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम सरकार का भी है। और मरकजी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचते हुए पहलगाम पहुंचे और पहलगाम में उन्होंने जहां डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई मेंबरान से मुलाकात की, वहीं उन्होंने यात्रा के इंतजामात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा भी लिया। अजय मिश्रा ने यहां अवामी नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर को एक नई मंजिल तक पहुंचाने का अहद भी किया। और अजय मिश्रा ने यहां मुकामी लोगों से भी, यहाँ के ताजर बरादरी से और यहाँ की मुकामी आबादी से बात करते हुए बताया कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सब एक पेज पे खड़ा है और सबसे पहले सरकार की और आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यात्रा को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने में अपना रोल अदा करें और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई मंजिलों तक पहुँचाने के लिए मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ शाना बशाना आगे बढ़े। अजय मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अभी जो अपने पर्यटक लोगों का यहाँ पर आना काफ़ी शुरू हुआ है और हमारे बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, ऐसे सारे लोगों के साथ हमने बैठक की है, जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। यहाँ की सड़कों, जैम, ऐसी जो भी समस्याएं हैं उन पर हम सब ने चर्चा की है। हमारा पहलगाम और खूबसूरत बने और लोग यहाँ पर आए और व्यापार भी बढ़े, लोगों की सुविधाएं बढ़े, उस पर यात्रा सुविधा से चले, हमेशा चलती है। इसी आकांक्षा के साथ आए हैं, जो भी इसके लिए जरूरतें होंगी उतना पूरा। सर कुछ संदेश टूरिस्टों के लिए और खासकर पहलगाम के आवाम के लिए? देखिए, हमें तो यही कहना चाहेंगे कि हम सब एक खूबसूरत, ये तो जगह खूबसूरत है ही है, एक खूबसूरत देश के नागरिक हैं। हम सब मिलजुल करके अपने जम्मू कश्मीर को, अपनी वादियों को और मजबूत और खुशहाल बनाएं।
सब मिल के मुल्क को मजबूत बनाएं। अजय मिश्रा की लोगों से अपील। तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हो चुका है, उसमें आगे बढ़ी। अजय मिश्रा ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आज मीडिया से बात करते हुए बताया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, लेवेंडर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक नया मुकाम भी हासिल कर रहा है और भद्रवाह में आज लेवेंडर का मेला भी लगाया गया था। लेवेंडर के इस मेले में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खसूसी थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा करने और खुद रोजगार कमाने के तरीके के हवाले से बताया कि नौजवान आगे आए, रोजगार के वसीले पैदा किए गए हैं, उन वसीलों को बरोकार लाने में सरकार के साथ जुड़ें, सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तबसरा किया। बीजेपी से लेकर मुल्क की सरकार के हवाले से भी जितेंद्र सिंह ने बताया और ये भी बताया कि आने वाले दिन अच्छे दिनों की उम्मीद ही की जा सकती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या बताया, सुनाते हैं आपको। कि आज भद्रवाह का नाम हिंदुस्तान की पर्पल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ गया है। भद्रवाह को मुल्क भर में भारत की पर्पल क्रांति का जन्म स्थान कहा जा रहा है। कभी कल्पना नहीं की थी, गुमान नहीं किया था कि इस जरखेज धरती पर लेवेंडर के खेत लहलहाएंगे और इन फिजाओं में लेवेंडर का संगीत गुनगुनाएगा। और मुझे खास तौर से तसल्ली ये देख करके कि यहाँ के नौजवानों ने इस बात को सराहा है, इसको अपनाया है और रोजगार का जरिया बनाया और लाखों रुपए का स्टार्टअप और लाइवलीहुड सोर्स इसमें से हमारे बच्चों को समझ आया है, जो कि सरकारी नौकरी के बदले में एक बहुत बड़ा विकल्प है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर ममलिकत पीएम ऑफिस में मरकजी वजीर ममलिकत खित्ते भद्रवाह के चिनाब भद्रवाह के इलाके में थे और लेवेंडर के हवाले से भी बताया कि एक नई महक जो है वो इलाके से शुरू हुई है और इस महक को आगे तक ले जाने की ज़रूरत भी है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और ज़रूरत है और वो है हमारे वक़्फ़ के असासों की। और वक़्फ़ के असासों का जायज़ा लेने के लिए आज वक़्फ़ चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा, आमदन खर्चात का खुलासा लिया गया और ये भी यहाँ इस मीटिंग के दौरान मालूम हुआ कि वक़्फ़ के असासों पर बड़े लोगों ने किसी न किसी हीले बहाने से कब्ज़ा कर रखा है और इसके लिए सरकारी सतह पे अभी उस तरह के इक़दाम नहीं उठाए गए हैं ताकि इन असासों को वापस लिया जाए। वक़्फ़ असासों को वापस लेने का अंदिया देते हुए दरख्शां इंद्राबी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारे वही लोग इस वक़्फ़ के असासों पर कब्ज़ा किए हुए हैं जो अपने आप को बड़े तुरम खान भी बता रहे हैं। और दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि उन तुरम खानों से वक़्फ़ के असासों को वापस लेने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इतनी गलती से ये सोच कर कि वक्फ प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करे बैठे हैं और कुछ लोगों ने, हमें तो इस बात पर ताजुब है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग बैठे हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी पे कोर्ट में जाते हैं कब्जा करने के लिए। ये तो हैरत की बात है कि ना ये उनके दादाओं की प्रॉपर्टी है ना तो ये उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे इस पे सिटे लाते हैं और फिर इस पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये मुआशरे में एक बहुत बदतरीन बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इस तरह से कोर्ट केसेस करना, उन पे किराया नहीं देना, उस पे अपना हक जमाना। इसी के लिए हम चाहते हैं कि समाज भी बेदार हो जाए, वो लोग भी बेदार हो जाएं। उनके लिए आपके ज़रिए से ये मैसेज आए कि बस बहुत हो गया, आपने जितना इस्तेसाल कर। दरख्शां इंद्राबी भी परेशान, हम भी परेशान, हैरान हम भी हैं क्योंकि बहुत हुआ है। वक़्फ़ के असासों का कोई हिसाब अब तक नहीं लिया गया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, कोई कॉलेज नहीं कायम किया जा सका, कोई मेडिकल कॉलेज का कोई छोटा सा कॉलेज भी नहीं बनाया जा सका। वो वक़्फ़ जिसने 1931 की तहरीक को खड़ा करने में बेहतरीन रोल अदा किया था, इन असासों से ही 1931 की तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी, डोगरा के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी और उसी वक़्फ़ से तब से लेकर आज तक कुछ हासिल अब तक नहीं हो सका है।
ہے کہ نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے ترم خان اس وقف کے اثاثوں پہ قبضہ کیے ہوئے. لیکن آپ کو اگر قبضے کی بات کریں تو اگلی خبر پہ ہی ہم چلیں گے, اور اگلی خبر ہم بتا رہے ہیں آپ کو جنوبی شمالی کشمیر کے سنبل حلقہ انتخاب سوناواری سے. اور حلقہ انتخاب سوناواری میں آج نیشنل کانفرنس کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی, جہاں نیشنل کانفرنس کے جوان سال لیڈر ہلال اکبر لون مہمان خصوصی کے بطور موجود تھے. اس میٹنگ کے دوران سیاسی حالات بھی بیان کیے گئے, اس میٹنگ کے دوران مجموعی حالات بھی بیان کیے گئے, اس میٹنگ کے دوران جوانوں کا رول بھی بیان کیا گیا. اور ہلال اکبر لون نے یہاں اپنی تقریر میں ایک بڑی بات بھی کہہ ڈالی کہ چاہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس الگ الگ ہوں, لیکن معاملہ اس وقت گپکار الائنس کا ہے, اور گپکار الائنس کے ذریعے ہی ہم بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے میں جو جٹا ہے وہ ہمارے سماج کا, ہمارے سسٹم کا دشمن ہے, اور ان 1.5 انچ والوں سے ہمیں 1.5 انچ کی مسجد والوں سے ہمیں بچنا پڑے گا, بچانا پڑے گا. اور آنے والے وقت میں ہلال اکبر لون نے یہ بھی بتایا کہ بہت کچھ بدل سکتا ہے, آخر کب تک رہے گا, بات کی ہلال اکبر لون نے. ہلال اکبر لون آپ کو بتائیں ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون کے فرزند ہیں, اور سیاست میں نام کمانے کے ساتھ ساتھ سیاست کے پہلے پڑاؤ میں جیل بھی جا چکے ہیں. اور اس نوگام کے انتخابی حلقے میں, نوگام کے بلاک میں یہ ان کی پہلی پبلک گیدرنگ تھی, اور اس پبلک گیدرنگ میں ہلال کو ایک پازیٹیو ریسپانس بھی دیکھنے کو ملا. کچھ ہمارے ایک علاقہ پوری ایک ڈی ڈی سی کانسٹیچوئنسی جو نائد خیل کی بلاک نائد خیل کی کانسٹیچوئنسی جس کو بانڈی پورہ کے ساتھ ملایا گیا. اب میں کیا کہوں, جنہوں نے کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ میں پوری طرح سے جانتا ہوں. اور ان کی آئمہ اور منشا یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو سوناواری سے بھگا دیں گے, لیکن کس علاقے کو ہٹا دیں گے, کیونکہ ہر ایک علاقے میں سوناواری میں نیشنل کانفرنس کے ورکروں کی بھرمار ہے. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنی غلط فہمی پال رکھی ہے, اس غلط فہمی کو آپ ذہن سے نکالیے. یہ گڈ ہے نیشنل کانفرنس, کبھی یہاں ہم نے سیٹ ہاری نہیں ہے, لگاتار 3 دفعہ لون صاحب نے یہ سیٹ جیتی ہے. ہلال اکبر لون حلقہ انتخاب سوناواری کے نوگام بلاک میں, ہلال کشمیری میں چاند کو کہا جاتا ہے, اردو میں بھی شاید ہلال چاند کو کہا جاتا ہے, اور ہلال آج علاقے میں نظر آ رہے تھے. اور ناظرین اب آپ کو بتاتے چلے جموں سری نگر ہائی وے میں پرسوں ہی حادثہ ہوا تھا, اس حادثے کی وجہ ٹنل کولیپس تھا, لیکن آج ایک حادثہ ہوا ہے, اور یہ حادثہ سری نگر لیہ ہائی وے پہ ہوا ہے. اور یہ حادثے کی وجہ جو ہے صاف ظاہر ہے, بہت سے لوگ اس پہ الگ الگ طرح سے اپنی رائے زنی کرتے ہیں, کیونکہ رات 9:30 بجے کے قریب حادثہ ہوا جس میں 9 لوگوں کی موت واقع ہوئی. اور اس حادثے کے پیچھے مقامی لوگوں سے لے کے سری نگر میں آج سب لوگ یہ بتا رہے تھے کہ زوجیلا ٹنل, زوجیلا پہاڑ پر موڑ نمبر 2 پہ پیش آیا یہ حادثہ رات 9:30 بجے اس وقت پیش آیا جب اس طرف کوئی آدمی بھی نہیں تھا. وہ بلا رہے وہاں پہ جو بیکن کے مزدور تھے جن نے دور سے یہ دیکھا, اور اس کے بعد جائے موقع پہ پہنچے, ریسکیو آپریشن کیا, لیکن کسی کی جان نہیں بچائی جا سکی. اس حادثے میں بتایا جاتا ہے کہ کرگل انتظامیہ کی ذمہ داری تھی, ان کی کاہلی یا کوتاہی دیکھی گئی ہے, کیونکہ 5:30 کے بعد کرگل سے کسی بھی گاڑی کو اس طرف آنے کی رات کے وقت اجازت نہیں ہوتی ہے. پھر یہ رات کے 9:30 بجے یہاں پہ جو گاڑی پہنچی ہے اس کے حوالے سے لوگ سوال اٹھاتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے تھے. اور چلیے ناظرین ذرا کپواڑہ کا رخ کرتے ہیں. ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے آج کپواڑہ میں وادی کے نامور ادیب, شاعر, قلمکار اور استاد مرحوم علی محمد شہباز کی یاد میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اور یہ پروگرام آج 2 نشستوں پہ مشتمل رکھا گیا تھا. پہلی نشست کی صدارت سرکردہ ادیب دانشور پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی, اور یہاں ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ خالد جہانگیر مہمان خصوصی کے بطور موجود رہے, جبکہ ڈائریکٹر سروسز اینڈ لینڈ ریکارڈز کشمیر ڈاکٹر حفیظ مسعودی, ادبی مرکز کامراز کے صدر محمد امین بٹ, بشیر احمد قریشی اور اس کے ساتھ ساتھ شبنم تلگامی بھی یہاں موجود رہے. یہاں اس تقریب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم
علی محمد شہباز کو بلند پایا شاعر بھی بتایا گیا اور ان کی خدمات کو یاد بھی کیا گیا، جبکہ دوسری نشست میں پروفیسر شاد رمضان، پروفیسر بشیر بشر اور نے علی محمد شہباز کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر مقالے پڑھے۔ جن مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے ان میں ڈاکٹر ریاض الحسن، جی این شاکر، ڈاکٹر شاہدہ شبنم، ضمیر انصاری، فاروق شاہین، جاوید اقبال ماوری اور عبدالغنی بیگ اطہر بھی موجود رہے۔ اور یہ صورتحال کپواڑہ کے میں تھی، جہاں معروف شاعر کپواڑہ کی سرکردہ ادبی شخصیت علی محمد شہباز کو شاعرانہ کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ زبان کو سب سے پہلے پروموٹ کرنے کے لیے ہم کو گھر سے شروع کرنا ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہے وہ تب تک پنپتی نہیں ہے جب تک نہ اس سماج جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو اپنائے اور اس کو پروموٹ کرے۔ سرکاری پیٹرنیج جو ہے وہ کچھ حد تک مدد کر سکتی ہے، لیکن بنیادی جو رول ہوتا ہے وہ لوگوں کا، جو زبان کو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں یا سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن کا جہاں تک رول ہے، ہم کوشش کریں گے کہ انکریج کریں لوگ کشمیری زبان اور ادب کے حوالے سے اگر کچھ۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ خالد جہانگیر ادب سے باخبر بھی ہیں، ادب کے حوالے سے پوری جانکاری بھی رکھتے ہیں اور جانے مانے شخصیت ہے کشمیر کی ڈاکٹر خالد جہانگیر۔ لیکن آپ کو ناظرین بتائیں، آگ کی ہولناک وارداتیں کشمیر میں ہو رہی ہیں اور آگ کی ایک ہولناک واردات آج بانڈی پورہ کے نانیار سنبر کے علاقے میں ہوئے، جہاں ایک رہائشی شیڈ جو ہے خاکستر ہوا ہے۔ آگ جاوید احمد ڈگا کی رہائشی شیڈ میں آج دوپہر کو لگی اور مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا، تاہم یہ آگ نے اس غریب گھر کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا اور مقامی لوگوں نے اس آگ کے معاملے پر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس خاندان کی مدد کی جائے۔ اور آپ کو ناظرین ذرا دوسرے پہلو پہ لیے چلیں گے اور یہ ہے تعمیر و ترقی کا پہلو اور ٹنگ مرگ کے بارہمولہ کے لال پورہ ٹنگ مرگ کے علاقے میں افسران کی کمی اور خاص طور پہ دیہی ترقی محکمے میں افسران کی کمی کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ ترقیاتی کام تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور اس پر آج پنچایت ممبران نے انتظامیہ کے خلاف ناراضی کا اظہار بھی کیا اور ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ سہرش کے نوٹس میں یہ معاملہ لانے کی گزارش کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پہ جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں عملے کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بہت مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہمارا جو بلاک لال پورہ ہے وہ اس وقت پوری طرح سے یتیم ہو چکا ہے کیونکہ جو ہمارا وہاں پر سٹاف تھا وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، پھر جو اس کے بدلے دوسرا سٹاف بھیجنا تھا وہ آج تک نہیں بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا BDO تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا، نیا نہیں آیا، اسی طرح ہمارا جونیئر اسسٹنٹ تھا وہ بھی۔ افسر تبدیل ہوتے ہیں، واپس نہیں بھیجے، نئے نہیں بھیجاتے ہیں، ان کا سب چھوٹ نہیں بھیجا جاتا ہے۔ یہ کشمیر کے اکثر علاقوں سے خبریں آتی رہتی ہیں، مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتائیں مشکلات بھی بہت ہیں اور ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے پولیس کا ایک اپنا رول ہے اور اسی رول کو نبھانے کے لیے پولیس پچھلے ایک ہفتے سے تھانہ دیوس منا رہی ہے اور تھانہ دیوس کی آج کی تقریب شوپیاں میں تھی جہاں SSP شوپیاں کی ہدایات پر سپروائزری افسر، پولیس کے اعلیٰ افسران اور دوسرے لوگوں نے تھانہ دیوس کا انعقاد کیا، عوام اور پولیس کے درمیان کی دوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور یہاں SHO سے لے کے DYSP اور دوسرے علاقے کے معزز شہریوں، سول سوسائٹی کے ممبران اور دوسرے لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور اس پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی، مسائل سنے، مسائل سننے کے ساتھ ساتھ یہاں انتظامیہ پولیس نے یقین دلایا کہ مسائل سنے، ان کا ازالہ اور جہاں پولیس کی کوتاہی ہو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، یہ پولیس نے شوپیاں میں بتایا۔ لیکن ذرا سوپور کا رخ بھی کرتے ہیں۔ سوپور میں بھی آج تھانہ دیوس منایا گیا تھا اور یہاں بھی تھانہ دیوس کے دوران پولیس اور عوام کے درمیان تال میل قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے پولیس نے یقین دلایا کہ جہاں پر بھی عوام کو محسوس ہوگا کہ صحیح طور پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے وہاں یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کو باخبر کرے اور علاقے کی صورتحال سے باخبر کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل سے بھی
पुलिस को आगाह करे ताकि जहां कोई कोताही हो, जहां कोई कमी हो, जहां कुछ रह गया हो उसको दूर किया जा सके और इलाके को जराइम से साफ पाक किया जा सके। सोपोर में आज का थाना दिवस और सोपोर में पुलिस के इस थाना दिवस की कार्रवाई को लेकर आवाम में कहीं न कहीं एतमाद भी देखने को मिल रहा था। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। आपको बताते चलें शाम गए श्रीनगर में ज़ोर की बारिशें हुई हैं, नॉर्थ कश्मीर में तेज़ हवाएं भी चली हैं और तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटे नहीं बल्कि कुछ जगहों पे ओले पड़े हैं और इन ओलों के बारे में आप जानते हैं हमारी फसलों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसके लिए जानलेवा साबित हो रही है और पिछले काफ़ी वक्त से अचानक की ये बारिशें हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान कर रही है। आज भी शाम गए खबरें हैं कि नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में ज़ालाबारी हुई है और इस ज़ालाबारी से बड़ा नुकसान भी हुआ है। ऊपर वाला हम पे रहम करे। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, दिल्ली आपको वापस ले चलते हैं। आज मेरे साथ रहे इमरान तारिक और आबिद कादिर। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।